जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। और हिंदुत्व के नाम पे जो ये झूठ फैला रहे हैं, उससे पूरे मुल्क को चिंता है। पता नहीं मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। ऐसा माहौल देश में तनाव का, हिंसा का बन गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये हालात बन चुके हैं। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है केंद्र सरकार पर और ये कहा जा रहा है कि हम मूक नहीं बनेंगे, लोकतंत्र की हत्या की जा रही, ये देखा नहीं जा सकता क्योंकि लोकतंत्र बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। सोनिया गांधी से लेकर तमाम राज्यों में, और बात राजस्थान की करें उसमें यही कहा गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि जब गांधी जी पर कोई जुबानी हमला करे और सरकार उसमें खामोश रहे तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ चल क्या रहा है। गंगा जमुना जो हमारी संस्कृति है उसको बिगाड़ा जा रहा है। खैर चलिए, लेकिन ऐसा क्यों कांग्रेस को लग रहा है, ये तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के इस बयान का जो जिक्र कर रहे हैं उसमें सरकार क्यों खामोश है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, राखी राठौड़ जी भाजपा से हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। बार बार कांग्रेस को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हर का सरकार का, पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है। क्यों लगता है लोकतंत्र खतरे में? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को 137 वर्ष पूरे करने पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की खुद की दुविधा स्थिति है कि वो एकता के सूत्र में सबको बांध नहीं रह पा रही। चुनाव है 2024 में, और आज दो बार जब अगर किसी पार्टी को पार्लियामेंट में अगर विपक्ष का दर्जा नहीं मिले तो दर्द तो होता है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। अब क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो कुछ धर्म गुरुओं का कहना और जिस प्रकार की, उसकी तो निंदा हर को करना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। कि महात्मा गांधी के लिए जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, वहां पर एक महात्मा ने खुद ने भी उसका बाइकाट किया। तो महात्मा गांधी सबके राष्ट्रपिता है, कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रपिता के प्रति इस तरह के अमर्यादित शब्दों का उपयोग किसी भी सूरत पे कोई भी नागरिक सहन नहीं करेगा। उसको तो निंदा की जानी चाहिए। वो राष्ट्रपिता हम सबके हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसकी निंदा की जानी चाहिए। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है, करना चाहिए था, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए वो तो वो जाने। लेकिन आज सोनिया गांधी ने जिस तरह से दर्द को खोला है और कहा है कि हम चुप नहीं रहेंगे। चुप रहने के लिए पार्टी होती है, हर पार्टी चाहती है कि मेरा शासन रहे और मैं देश में फैलाव करूं। अब फैलाव होता नहीं होता बात अलग है, लेकिन दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उसके लिए ये तो बिंदु सोचनीय हो गया है कि जिस तरह से स्थानीय दल विकसित हो रहे हैं और जो कुछ फैलाव कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि दोनों पार्टियों में आने वाले समय में सत्ता में वो अकेले रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। इसलिए एनडीए का गठन हुआ
उससे पहले यूपीए का गठन करना पड़ा। उसका कारण है कि पार्टी अकेली इस स्तर पर शासन करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी तीन चार पार्टी और भी हैं, उनका तो स्थिति और भी खराब है। तो इसलिए मनन चिंतन करने की जरूरत है कि बिखराव नहीं हो। कांग्रेस का बिखराव आजादी से पहले भी हुआ था और आजादी के बाद भी कई बार हुआ। इनके नेता एक जगह नहीं रह पाते हैं, चले जाते हैं। अच्छे नेता जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जो नेता अच्छे अच्छे हैं जा पा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? आपको पता है कि वो सत्ता के गलियारे में रहना चाहते हैं, उनको सब कुछ चाहिए तो चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से अजय माकन ने भी आपने यहाँ देखा, आज मुख्यमंत्री जी ने भी जिस प्रकार से उन्होंने खुलकर के सारी बातें कही, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और पार्टी में अपना देश के प्रति देश का नेता मानते हैं, और मुख्यमंत्री 3 बार रहने के बाद इसलिए वो देश की चिंता ज्यादा करते हैं। तो इसलिए उनका कहना भी ठीक है, लेकिन किसी पार्टी का श्याम जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, कांग्रेस का यह सवाल है कि पिछले काफी टाइम से गौडसे को लेकर के कहा जाता है, मध्य प्रदेश में उनकी मूर्ति की बात हो गई, छत्तीसगढ़ में गौडसे को बहुत बड़ा क्रांतिकारी बता दिया गया, महात्मा गांधी पर जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की, और सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। तो कांग्रेस को लगता है कि एक एजेंडे पे चल रहा है सब कुछ। देखिए, कांग्रेस की सोच जो है वो बहुत लिमिटेड सोच है। अपने अल्प बुद्धि से जो भी सोचे उसके बारे में मुझे लगता नहीं कोई कमेंट करने की जरूरत है। लेकिन अगर महात्मा गांधी जी के विचार उनको अगर किसी को आगे ले जाने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिर्फ कांग्रेस की तरह नहीं है कि सिर्फ तस्वीर लेकर के घूमते रहे। उन्हें स्वच्छता की जो बात करी थी, उन्होंने सुशासन की जो बात करी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब स्वच्छता की बात मोदी जी करते थे उस समय ये लोग हंसते थे, लेकिन आज 70 सालों के अंदर भी इस सफाई की बात पर कभी चर्चा नहीं हुई, जो कि सबसे पहला पॉइंट था महात्मा गांधी जी की। अगर हम उनकी नोटिंग्स की बात करें तो ऐसे कामों को लेके जाने वाली पार्टी जो कि उन्हीं के विचारों को आगे इंप्लीमेंट कर रही है, हमारे राष्ट्रपिता उन्हीं के विचारों को जो इंप्लीमेंट करने वाली पार्टी है, मुझे लगता है कि उस पर क्वेश्चन इस तरह का उठाना मुझे लगता नहीं है ठीक है। क्योंकि आप अगर रिएक्शन नहीं, आप एक्शंस देखिए ना, एक्शन क्या हुआ, एक्शन किस तरह से मोदी जी ने उन्हीं के विचारों को लेकर के ग्राउंड लेवल पर बात की और उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया। इंपॉर्टेंट ये है, आज कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा बोलती है महात्मा गांधी, लेकिन किया क्या? प्रतिभा जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो पूछना चाहूंगी कि कौन सी विचारधारा ऐसी थी महात्मा गांधी जी की जिसको इंप्लीमेंट करते हुए कांग्रेस। प्रतिष्ठा जी आ रहा हूँ, प्रतिष्ठा जी आप ही के पास लौटूंगा। प्रतिष्ठा जी आप ही के पास अभी आ रहा हूँ। कमजोर करी है आपकी, मुझे मालूम है, लेकिन बीच में इंटरप्ट ना करें। आपका जब नंबर आएगा तब बताइएगा। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ, एक्शंस की बात करें, आज ग्राउंड लेवल पे बात करें कि क्या किया 70 सालों के अंदर महात्मा गांधी जी की किस विचारधारा को आगे ले जाकर के कांग्रेस पार्टी ने, और प्रूफ के साथ बताएं कि क्या किया। और मैं बता रही हूँ कि हमने क्या किया। तो मुझे लगता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। तो बेटर है ना ये बात। तो जी राखी जी आ रहा हूँ आपके पास में, मैं प्रतिष्ठा जी से जवाब दिलवाता हूँ। सुना प्रतिष्ठा जी? जी, मुझे राखी जी की बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी कि कमाल है, आप सिर्फ स्वच्छता के ऊपर बात कर रहे हैं, गांधी जी का सिर्फ आप नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बड़ी चतुराई से, लेकिन गांधी जी की विचारधारा के बारे में आप थोड़ा पढ़िए, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लीजिए। गांधी जी सर्व धर्म की बात करते थे, पूरे सारे भारत को एकजुट करने की बात करते थे, और आप एक धर्म की बात करते हैं, आप दूसरे धर्म को यहाँ से निकाल फेंकने की बात करते हैं। आपको गांधी जी का नाम लेते हुए भी सोच लेना चाहिए गांधी जी के विचार क्या है, इस पर थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए मैडम। ऐसे नहीं कि गांधी का स्वच्छ और भारत, सिर्फ स्वच्छ और भारत में केवल साफ सफाई नहीं है, विचारों की साफ सफाई। योगेंद्र जी मेरा सवाल, योगेंद्र जी विचारों की साफ सफाई पर भी ध्यान। राखी जी जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी, आपने खुद भी बोला था कि आप बोलने दीजिए, आप सुनिए। गांधी जी की जो भारत को, जिस भारत का सपना गांधी जी ने देखा था, उसको तो आपने पूर्ण रूप से तोड़ मरोड़ दिया। नाथूराम गोडसे जो उनके हत्यारे, उनके आप मंदिर बनाने की बात करते हो और फिर गांधी जी के विचारों को आप लेके जा रहे हो। मतलब ये है कि आप लोग इतने महानता दिखाते हैं कि जैसे भारत में सब लोग बेवकूफ है, और जो आप बोलेंगे उसको हम मान लेंगे कि हाँ भाई बीजेपी ही गांधी जी के विचारों की बात करती है। गांधी जी के एक भी आप उनकी जीवनी को पढ़िए, उनके क्या विचार थे, किस तरह के भारत का उन्होंने सपना देखा था।
सब धर्म के समानता की बात की थी। एक्शन बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी का गरीब एक्शन के लिए वो खड़े होते थे, जहाँ राखी जी आ रहा हूँ, राखी जी आपके पास लौटूंगा, राखी जी मैं लौटूंगा आपके पास। सर मैं कोई भाषण सुनने नहीं आई, मैं आपके पास में आ रहा की हूँ। बात नहीं, कर रही हूँ। आपने जो बातें कही उन्होंने देखो बड़े तसल्ली से सुना, जो आपने आरोप लगाया कि तो आप भी तो योगेंद्र सुनिए जी, तो सही एक लेकिन बार, एक्शन आपके बताइए सुनिए ना। सुनिए योगेंद्र जी, राखी जी आप सुनिए, राखी जी एक बार देखे सुनिए, आप सुनिए एक बार सुनिए, आपको भी सुना होगा, आप सुनिए तो सही। आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, आप क्योंकि आपको पता है कि भारत में आप सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि राज कैसे किया जाए। कभी हिंदू धर्म की बात करते हैं, भाई को भाई से लड़वाने की बात करते हैं, और जो लोग ऐसी मानसिकता के हैं वो लोग भी गांधी का सहारा लेके सत्ता में आना चाहते हैं। गांधी चलिए, लेकिन मतलब एक बात बताइए प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में क्यों लग रहा है? बार बार आपके नेता ये बात कहते हैं। आपको नहीं लग रहा? सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। एक एक संस्था को ले लीजिए, कहीं पर भी अगर बीजेपी के खिलाफ आप फेसबुक पर लिखते हैं तो उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? किसी मॉब लिंचिंग की घटनाएं ऐसी हो जाती है, मानवता के प्रति इनका कोई धर्म नहीं है। एक खाली बस से कभी राम को ले लेते हैं, उसका मुद्दा बनाते हैं, एक धर्म को लेकर बात करते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और हमें सभी के धर्म का आदर करना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ये देश केवल एक उसका नहीं है। ये आपकी जो सोच है उसको आपको बदलने की जरूरत है। आप गांधी जी के विचारों के बारे में भी जानिए, आप उसको करिए। जो सपना गांधी जी का था उसको पूरा कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। और लोकतंत्र की बात तो आपको हर जगह देख लीजिए कि इतने मुकदमे लोगों के ऊपर, आपने जो भी आपके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। कोई संस्था आपने ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर लोकतंत्र नजर आए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मतलब इससे बड़ी चीज क्या होगी? मैं क्या कहूंगी, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिष्ठा जी वापस आ रहा हूँ, प्रतिष्ठा जी वापस आ रहा हूँ किधर जा रहा है? वापस आ रहा हूँ मैं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। देखिए, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, कांग्रेस सोनिया गांधी से लेकर के नीचे तक ये बात लगातार पूछी जा रही है कि नाथुराम गोडसे के लेकर के कभी कोई रिएक्शन नहीं आता है। कई बार कुछ भी कह दिया जाता है महात्मा गांधी को लेकर के, लेकिन कोई रिएक्शन, बीजेपी या प्रधानमंत्री की बात करती है कांग्रेस कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। कोई छोटी बात होती है उस पर रिएक्शन तुरंत प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जब कोई महात्मा गांधी के लिए कहता है तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का वातावरण देश में मौजूद है, उस वातावरण में हर कोई पार्टी अपना वजूद बढ़ाने के लिए करती है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं, आपकी पार्टी और आपके वोट खतरे में हो जाने के कारण ये स्थिति बन रही है। नहीं, लेकिन जो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि देखिए जब नाथुराम गोडसे को लेकर के कुछ कहा जाता है, महात्मा गांधी पर इस तरह की बात टिप्पणियां की जाती है, तो उसमें बीजेपी क्यों खामोश रहती है? अब बीजेपी कह करके भी विवादित हो जाएगी, नहीं कहेगी तो विवादित कम होगी, इसलिए विवाद का कारण बड़ा नहीं बने, इसलिए उसको अवॉइड करने की कोशिश की है। सुनिए, आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए, आपकी बात मैं आपकी बात नहीं कहने के लिए आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इंदिरा जी का वक्त भी याद कीजिएगा। ये बात सही है कि 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र खतरे में बताया था, लेकिन वो खुद खतरे में हुआ करते थे ज्यादा। लेकिन इंदिरा जी के टाइम में जब चुनाव हारी थी, लोकतंत्र जब कैसे खतरे में नहीं था, उस वक्त की बात कीजिए। पुरानी बातों को याद करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे इन सब बातों को। तो मेरे कहने का मतलब विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं, राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं था, एक आंदोलन था। उस आंदोलन के कारण हमको आजादी मिली। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी देश में। बीजेपी तो बहुत काम बाद में पार्टी बनी है, आज नहीं। तो जनसंघ के बाद भाजपा तो बहुत बाद में बनी है, 80 के बनी है। तो हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप भाजपा को बहुत बड़ी पार्टी बता दे रहे हो, क्योंकि आप 137 साल पूरे कर रहे हो। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमारी पार्टी खतरे में या लोकतंत्र। सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। यदि आप देखिएगा कि जब आपने शासन किया 55 साल, तो कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। अब कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाला सत्ता छीनने वाला बन गया, तो आपको चिंता का विषय निश्चित रूप से होना चाहिए। सब पार्टी को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी अपनी पार्टी आप देखिए दूसरे धर्म में मोबिलाइजेशन की बात, उस पर भी बात कीजिए। आप सुन तो लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मोबिलाइजेशन। देखिए आप सुन तो लीजिए, अरे माहौल सुन तो लीजिए। अरे सुनिए, आप सुनिए सही, मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी विचारधारा के आधार पर ये बढ़ रहे हैं।
आप अपनी विचारधारा के आधार पे बढ़ रहे हैं। लोग पसंद किसको कर रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं, सत्ता किसको मिल रही है, वो निर्णय तो लोकतंत्र में कौन करता है? वोटों के आधार पर होता है। लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, ये लोगों के निर्णय वोटों के आधार पर होता है। अब सत्ता क्योंकि बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है, अब वो अपनी विचारधारा को निश्चित में बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करते। कांग्रेस भी चाहेगी, करेगी, क्यों नहीं करेगी। जिस प्रकार से आप राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या पंजाब में, बाकी जगह जब आपका शासन है, आप सारी चीजें करते हैं, मना कौन करता है? अब लोम ब्लीचिंग की घटना राजस्थान में होती है, कार्रवाई कीजिए, सरकार आपकी है, शासन में हमने लाए भी थे बिल, उसके बाद जो कुछ करना करिए, कौन मना करता है? तो देश में क्या वातावरण रहेगा, क्या रहेगा, मोहन लुचिंग की निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए, इसमें कोई समर्थक नहीं है। लेकिन जो घटनाएं क्यों होती है, क्या होता है, इसके आगे पीछे सोचना पड़ेगा। और देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो लोकतंत्र में लोगों का शासन है, लोगों के माध्यम से बनाया हुआ शासन है। किसी पार्टी विशेष का शासन जब आता है, जब पार्टी वोट ले लेती है, और वोट ले लेती है तो उसको शासन करने का अधिकार मिलता है, केंद्र में मिलता है, राज्य में मिलता है। अब राजस्थान में बीजेपी को नहीं मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है। तो लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र का एक, देखिए हमारे संविधान में वोट देने का अधिकार गरीब को भी दिया है, अमीर को भी दिया है, बाकी सबको दिया, एक ही अधिकार दिया है, तो अधिकार नहीं मिले किसी को भी। तो ऐसी स्थिति में पार्टी का जब तरह से जो आपका पहले देश में शासन था, पूरे तंत्र में आप छाए हुए थे, उस वक्त आपके लोग बहुत गए हैं आपके साथ, आए बहुत कम है, गए बहुत लोग हैं। आप ही की पार्टी के लोग टूट के सब लोग गए। आप देखिए सपा आपके इसमें से बनी, या दूसरी पार्टी जो भी पार्टी बनी है, बीएसपी आपसे बनी, सब कुछ आपसे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ चिंता तो देखिए आज सोनिया जी का जो चिंतन मनन का एक ही सिद्धांत था कि उनका कहना था कि निश्चित रूप से आम व्यक्ति परेशान है, और आम व्यक्ति वो किस तरह से डिफाइन करती है, और प्रधानमंत्री जी अपने तरीके से। लेकिन आज ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री को किसी भी पार्टी विशेष के लिए चंदा नहीं देना चाहिए, और ये प्रचारित नहीं करना चाहिए कि बीजेपी ही पार्टी सबसे देश में सुरक्षित। इसलिए कुछ सिद्धांतों को मानना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। इस तरह से प्रधानमंत्री का पद एक गरिमापूर्ण है, और प्रधानमंत्री पीछे पर्दे के पीछे से काम करे, कोई मना नहीं करता। लेकिन रसीद फैला करके कहे कि बीजेपी सबसे सुरक्षित पार्टी है, ये चिंता का विषय निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए होता है। लोकतंत्र में सब लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में आपको बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि आपके लोग चुन के गए, इसलिए चिंता का विषय है कि वहां आप बोल नहीं पाते, आपके पक्ष में निर्णय नहीं करा पाते। तो इसलिए आज कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये बहुत चिंता का विषय इसलिए है कि आप सिमट गए बहुत, जिस प्रकार से आपका फैलाव था पूरे देश में, अब फैलाव नहीं है। उस फैलाव को करने के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी, लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। आपके वोट सपा लेगी, देखिए आप जिस प्रकार से SC ST के वोट लगी, बीएसपी लगी, तो आप समय कम है, मैं दूसरे सवाल है मेरा, चले राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात पूछना चाहती हूँ श्याम जी से कि जब हमारी सरकार थी और जिन चीजों का ये विरोध कर रहे थे, FDI से लेकर जो स्कीम कांग्रेस पार्टी की थी उनका विरोध कर रहे थे, आते के साथ सारी वही लागू की। तो लोकतंत्र के अंदर इन्हें ये तो बताना चाहिए कि पहले आप विरोध क्यों कर रहे थे। कांग्रेस 49% पे FDI लेके आना चाह रहे थे, ये 51 पे ले आए। तो ये चीजें इनसे थोड़ा इनको मनन तो करना चाहिए कि जिन चीजों का आप विरोध कर रहे थे कांग्रेस के, आप उसको संसद को चलने नहीं दिया जा रहा था, संसद में कुर्सियां उठाई जा रही थी, तोड़ी जा रही थी, और आते के साथ वो सब चीजें आपने लागू कर दी। तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे थे? केवल सत्ता के लिए, देश के लिए तो आप कर रहे हो, तो देश के लिए हो गए। चलिए मैं वापस आऊंगा, प्रतिष्ठा जी वापस आ रहा हूं मैं। राखी जी देखिए, चलिए ये तो जो बातें चली, आपको ध्यान होगा कि जयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस का एक प्रशिक्षण शिविर चला, और उसमें हिंदू की और हिंदुत्व की डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझाया गया। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि हिंदू सद्भाव, भाईचारा, आपसी प्रेम वो चाहता है। तो एक तो मैं जो मान के चलता हूं कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए हिंदू और हिंदुत्व की बात आ रही है सामने, क्योंकि आप पे आरोप ये लगता है लगातार कि जब भी चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम करके और वोट बटोरने की कोशिश की जाती है। अब ये ग्रामीण स्तर तक लेके जाएंगे, इकाई स्तर पर लेके जाएंगे, और इसको एक बड़े व्यापक रूप में कांग्रेस बीजेपी की जो अपनी एक आइडियोलॉजी है, या जो इलेक्शन के दरमियान बात आती है, उसका मुकाबला इस तरह से किया जाएगा। देखिए वो अपनी कांग्रेस की अपनी नीति है, किस तरह से जाना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी,
एक कि आज जो प्रोग्राम रहा उसके अंदर झंडा ही जिस पार्टी से अपना ना संभले वो देश को क्या संभालेगा, इस तरह के मीम्स जो है वो आज व्हाट्सएप पे देखने को मिले। और ये प्रैक्टिकल भी बात है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की पूरे देश के अंदर है निश्चित तौर पे, और जिस तरह के आपने राखी जी झंडे से काम चल जाता है, राखी जी झंडे से काम चल जाता है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे, सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत बड़ी चीज होती है झंडा, हमारे लिए स्वाभिमान की बात होती है। एक बार सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं स्वाभिमान की बात तो सबके लिए। अगर मान लो कोई मानवता के नाते किसी से गलती हो, आपकी पार्टी का झंडा एक बार ओम प्रकाश फ्लैग नहीं खुला था, ऊपर चढ़ना पड़ा, तो क्या माना जाए कि झंडा ही बंद हो गया था बीजेपी का? गिरा नहीं था सर, गिरा नहीं था ना, लेकिन वो बंद नहीं था। जो ये भी कह रहे हैं कि हमने हाथों में जेल लिया, आप लोगों के लिए ये इशू हो गया, हमने हाथों में जेल लिया, उसको गिरने नहीं दिया, उन्होंने पकड़ लिया। देखिए आप जो मुझसे बात कर रहे थे, मैं यही बता रही हूँ, मीम्स चल रहे हैं आज व्हाट्सएप पे कि जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की और दिख रहा है। देखिए मैं हमेशा उसी बात से वापस शुरुआत करना चाहूंगी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो स्थिति आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के आपके सामने हुआ, अभी प्रतिभा जी ने एक भी काम ऐसा नहीं बताया जिस सपने की बात वो महात्मा गांधी जी उसकी बात कर रही थी, ऐसा उन्होंने एक भी एग्जाम्पल नहीं बताया जो 70 सालों के अंदर महात्मा गांधी जी का कोई भी सपना इन्होंने पूरा किया हो। तो ये मैंने पहले भी कहा कि फोटो लेके चलते हैं, दवाई कुछ करना नहीं है। एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व, आ रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, आ रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, आ रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, आ रहा हूँ। देखिए सर्वधर्म की सम्मान करने की बात वो एक ऐसी पार्टी कर रही है जिसने हमेशा एक तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसने हमेशा से ऐसा काम किया कि एक धर्म विशेष का अपीजमेंट किया। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग अगर सर्वधर्म की बात करते तो आ रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, आ रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, आ रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी लौटूंगा आपके पास में। प्रतिभा जी सुन लीजिए, आपने एक भी नहीं बताई बात। प्रतिभा जी 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया महात्मा गांधी जी के विचारों के लिए, एक भी बात नहीं बताई, क्योंकि है ही नहीं बताने के लिए कोई बात नहीं। लोकतंत्र की जहां तक बात करते हैं, श्याम सुंदर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बता दी बात कि लोकतंत्र की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई है तो वो रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम ही बोलता है। आर्टिकल 356 का उपयोग किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 91 बार किया है। स्टेट के जो काम है उसको कंट्रोल करना, इमरजेंसी लगाना, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए दोनों बोलोगे तो आपकी आवाज नहीं जा रही है। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, एक एक बोलेंगे तो आवाज जाएगी, एक एक बोलेंगे तो आवाज जाएगी। आप भी बोलेंगे, राखी जी भी बोलेंगे, आप सिर्फ इन शब्दों में बता दीजिए कि 70 सालों में महात्मा गांधी जी के सपनों की बड़ी बड़ी बातें जो आप कर रहे थे, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी हो, लेकिन एक्शन क्या किया इस बारे में आप स्पीचलेस है। इधर उधर की बात करके टाइम खराब करना वो एक अलग चीज है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिन्होंने योगेंद्र जी ये व्यवस्था दीजिए। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, मेरे को शाम जी को क्यों बिठा रखा है? फिर आपने मेरे को शाम जी को क्यों बिठा रखा है? इनसे कोई दुखती रथ पे हाथ रख देता है, इनको तकलीफ हो जाती है। शाम जी बोलेंगे तो बीच में बोलेंगी, मैं बोलूंगी तो बीच में बोलेंगी। प्रतिष्ठा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, एक बार राखी जी अपनी बात कर ले, फिर आपकी बात को मैं आपको बिल्कुल अलाउ कराऊंगा। एक बार जी राखी जी अपनी बात करिए आप पूरी। देखिए एक ऐसी पार्टी की अपन बात कर रहे हैं आपकी जिसने की लोकतंत्र की हत्या सबसे ज्यादा बार अगर देश के अंदर करी। इमरजेंसी एक ऐसा कानून है हमारे देश ने अगर देता है तो उसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, जिसने आर्टिकल 356 की सबसे ज्यादा उपयोग किया। प्रतिष्ठा जी फिर वही बात, प्रतिष्ठा जी सुनने का मादा रखिए। फिर तुष्टीकरण की राजनीति, सर्वधर्म की बात कर रही थी ना, बड़ी बड़ी बात कर रही थी। अपीसमेंट पॉलिटिक्स किसने की? कांग्रेस पार्टी ने करी। अगर आपातकाल किसने लगाया तो कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी को बहुत लंबा मौका दिया था भारत देश की जनता ने, लेकिन महात्मा गांधी जी के लिए कोई भी उनका सपना अगर ग्राउंड लेवल पर आया हो उस बारे में प्रतिष्ठा जी को कोई जानकारी है नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने काम किया है उनके फेवर में तो मोदी जी उनके काम को लेकर चल रहे हैं और आगे आकर के भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे हम। चले राखी जी, लेकिन एक बात बताइए, महात्मा गांधी को आप मान के चल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने एक सिद्धांत फॉलो, लेकिन जब नाथूराम गोडसे की तारीफ और महात्मा गांधी पर टिप्पणी की जाए खामोश क्यों रहती है बीजेपी? देखिए कानून अपना काम करेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार है कांग्रेस की। मैं पूछना नहीं, एक बात नहीं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक मन से कहा गया शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वहां के। देखिए लोकतंत्र में जो कानूनन सबको अपनी बात रखने का है अधिकार, और जो लोकतंत्र के अंदर कानून उसके लिए कानून नहीं फॉलो करेगा उस पर एक्शन होना ही चाहिए, और उसके लिए लेने के लिए सभी लोग साथ है। कानून कोई भी तोड़ता है उसके साथ कोई भी सरकार हो ही नहीं सकती। कोई भी जनहित वाली सरकार जो है वो ऐसे आदमी के साथ हो नहीं सकती जो कानून को तोड़े। एक्शंस जो है वो लेने चाहिए, चाहे कहीं पर भी
मुझे तो एक बात बताइए साहब, आपके पार्टी किसी नेता के लिए कोई रिएक्शन कर देता है, उस पे आप सब लोग आग बबूला हो जाते हैं। महात्मा गांधी को इतना हल्का लिया है कि कोई रिएक्शन ही नहीं आवे, कि कानून अपना काम करेगा, ये कह के हम पीछे छुड़ा लेंगे। फिर देखिए कि अगर देखिए क्या महात्मा गांधी जी के लिए जो काम हमने ग्राउंड लेवल पर लाए हैं उसके बारे में बात करते हैं, कोई उनके लिए कोई कुछ भी कहे, नो रिएक्शन। सम्मान देने की बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर उनकी विचारधारा को एक आम जन तक, चाहे वो शौचालय राखी जी, लेकिन रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। छोटे छोटे किसी के लिए लेवल पर लाने की बात हो, वो भारतीय कोई किसी के लिए कह दे, आपके पार्टी के राखी जी, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कोई बोले तो पूरी कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया पे फौज उमड़ के पड़ती है। महात्मा गांधी जी को इतना हल्का लिया कि कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा किसी का। और आप लोग कह रहे हैं कि कानून ऐसी बातों के लिए सुनिए इस तरह की बातें करने से भारत की जनता जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब जानते हैं कि किस तरह का योगदान महात्मा गांधी जी के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए किया। इस तरह की बात करने से, किसी एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट देने की वजह से किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज योगेंद्र जी, आप श्याम जी, कानून अपना काम करेगा। राखी जी कह रही है कानून अपना काम करेगा, क्या रिएक्शन देना है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, महात्मा गांधी के प्रति जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया वो निंदनीय है। इसमें केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और संबंधित राज्य सरकार को भी आगे आकर के इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी कोई एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, इस देश के राष्ट्रपिता हैं। उस राष्ट्रपिता के प्रति, और देखिए इनकी पार्टी के कुछ लोग सांसद हैं जो कि वो तो जीतते इस कारण से हैं। वो तो अपने अगर आप भोपाल से ही ले लें, जो सांसद हैं इनकी, वो तो बोलेंगे नाथूराम गोडसे के लिए कुछ इनके प्रति जो लोग वोट इस बात पर लेते हैं हिंदुत्व के नाम पर, या लोगों को दौलत करके कि हम नाथूराम गोडसे के खिलाफ बोलेंगे तो हमको वोट मिलेंगे। तो वोटों की राजनीति के आधार पर अगर ये सब बोलेंगे तो किसी भी सूरत में एक लोकतंत्र में ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए महात्मा गांधी को हमने आदर, पूरे देश का आदर है और उसको अपनाने की कोशिश सबको करनी चाहिए। उनके सिद्धांतों को हमारा देश नहीं अपना रहा, पूरा विश्व उसको मानता है। वो मार्क्स के और उसके लोथड़े नहीं थे, उनके सिद्धांतों को पूरे विश्व ने अपनाया। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के लिए कोई कहे तो हम सबके लिए गर्व की बात तो हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। इसलिए नाथूराम गोडसे का जब नाम आता है, जो देखिएगा राहुल गांधी ने राजस्थान से ये शुरुआत की है, हिंदू और हिंदुत्ववादी वाला चीज। और जिस प्रकार से अब ये मैं तो कह रहा था, आप जो 3 दिवसीय सम्मेलन की बात कर रहे थे, जो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं था वो तो मोहन प्रकाश तो इनको सिखा रहा था कांग्रेस की रीति नीति। तो अब ये इनको निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि मोहन प्रकाश मूल रूप से तो आपका लोकदल के हुआ करते थे, वो आकर के रीति। तो निश्चित रूप से पार्टी में वोटों की राजनीति कहाँ फायदे दे सकती है, इसलिए उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग किया जाता है। सदुपयोग करके ये तो उसको सदुपयोग ही मानेंगे। तो इसलिए नाथूराम गोडसे को जिस प्रकार से गांधी जी को गोली मार के जो कुछ किया है सामने है, उसके मंदिर बनाने की बात तो इस देश तो सहन करेगा नहीं कोई। ये बात है, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष जरूर उसको खुश कर सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं, देश कभी भी इसको मानेगा नहीं। उसको भर्त्सना करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को आकर के कहना चाहिए कुछ ना कुछ। जिस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठा ली है तो निश्चित रूप से वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की आवाज हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी राजनीति में, राजनीति से ऊपर उठ के भी कोई चीजें होती है जो इस देश के लिए जरूरी है। देश हित होगा तो सबका हित होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को सब कुछ छोड़ करके आपको कहना चाहिए कि राष्ट्रपिता के प्रति जो भी बोलेगा उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये बोलने की जरूरत है तो बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी प्रदेश से आते हैं जहाँ के राष्ट्रपिता जहाँ के थे, वो आदर भी मानते हैं क्योंकि वो वहां के हैं। तो ऐसी स्थिति में जब देश का प्रधानमंत्री उस प्रदेश का हो जहाँ के राष्ट्रपिता गांधी जन्मे हो, तो हम सबको उसकी चिंता करनी चाहिए, मनन करना चाहिए। देश का वातावरण कैसे एकता के सूत्र बंधा रहे, देश टूटे नहीं, उसका फायदा उठाए नहीं लोग, इसके ऊपर हमको मनन चिंतन सबको करना पड़ेगा। एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व नहीं है, सारे राजनीतिक पार्टी का दायित्व बनता है, हर नागरिक का दायित्व बनता है कि राष्ट्रपिता के प्रति कोई भी आदर्श के खिलाफ बोले, अगर मर्यादित तरीके से बोले तो उसके खिलाफ एक्शन दिखना चाहिए। राज्य सरकार को भी आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार को भी आगे, और मैं तो कह रहा हूँ संयुक्त रूप से क्यों नहीं विपक्ष और प्रधानमंत्री जी मिलकर के ऐसे खिलाफ कंडेम करे एक साथ मिलकर के कि नहीं, देश के राष्ट्रपिता के प्रति हम कभी सहन नहीं करेंगे, और कार्रवाई करें जो भी कोई भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर धर्म संसद के नाम पर अगर इस प्रकार का शब्दों का उपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है
तो फिर तो चिंता का विषय तो कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि सरकार वहां पे कांग्रेस की है। कांग्रेस को करना चाहिए एक्शन, क्यों नहीं करा एक्शन? कौन मना कर रहा था आपको? केंद्र सरकार की अनुमति इसमें लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास अगर नियमों में और कानून के तहत अगर खिलाफ कार्रवाई करने का, मुकदमा करने का अधिकार है तो करना चाहिए उसके खिलाफ। उसमें एफआईआर हो गई, कल ही उसमें एफआईआर हो गई थी, जो खबरों में आ रही है सामने, हमारे जो रिपोर्टर्स भेज रहे हैं कि उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। और खैर चलिए, लेकिन बात यह है कि हम सहूलियत के हिसाब से नहीं करें। महात्मा गांधी को जैसे लगता है कि सहज और सहूलियत के हिसाब से हमें काम आ रहा है इसमें, तो चलिए नाम भुनाने की कोशिश करें, और जरूरत नहीं है तो हम खामोश रहे हैं, या कांग्रेस चाहे कि हम इन्हीं के नाम पे आगे बढ़ते हैं, तो वो सब चीजें नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, हैं, रहेंगे, और मुझे लगता है कि उनका रेस्पेक्ट उसी तरह से रखना चाहिए। इसे कानूनी या कहूं कि राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं देखना चाहिए। प्रतिष्ठा जी, आखिरी सवाल आपसे होगा मेरा। आप लोगों ने प्रशिक्षण शिविर लिया और कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को हम ग्रास रूट पे लेकर के जाएंगे, क्या होगा इससे? तो ये लोगों को समझने की एक बड़ी चीज है कि क्योंकि ये हिंदू के नाम पर लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, और हर आदमी ये लोग छलावा कर रहे हैं, तो आप उसको क्यों काउंटर? महंगाई है, बेरोजगारी बहुत सारी, लेकिन आपकी ब्लॉक अध्यक्ष सरकार ने उठाया है सर, बेरोजगारी किसके साथ ले जाओगे? समझाने की आज हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसको जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग जिस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इस चीज को भी लोगों को समझाने की, बहुत ज्यादा ग्रास रूट पर समझने की जरूरत है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। इस चीज के लिए मैं खुद भी 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर के अंदर थी, और ये पूरी उससे सिखाया कि हिंदू हम सब हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी होना का मतलब ये है कि आप दूसरे धर्म को बर्दाश्त नहीं करना, एक धर्म के बारे में ही बात करना, लोगों के साथ एक अलग तरह का व्यवहार करना। तो ये चीजें जो इन्होंने इनके जो नेता है, और ये उसके ऊपर पूरा काम है, तो अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो इसमें तो राखी जी को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राखी जी को कोई तकलीफ नहीं है, राखी जी को कोई तकलीफ नहीं है, राखी जी को क्यों तकलीफ होगी इससे? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योगेंद्र जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो हिंदुत्व की डेफिनेशन इनके बुद्धि वाले लोगों ने दी है ना, वो बिल्कुल गलत है। मैं प्रतिष्ठा जी से पूछना चाहती हूँ, तो हिंदुत्व का संधि विच्छेद कीजिए, हिंदुत्व का संधि विच्छेद। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। अलग नहीं कर सकते, इनकी जो अल्प बुद्धि है, दिमाग प्रॉब्लम है, वो डेफिनेशन दी है, ये कुछ भी नहीं होता है। इनके नेता की मजबूरी है, हिंदूत्व का धर्म, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, तो हिंदुस्तान झूठ बोलने में आपसे बहुत पीछे हैं। आप एक झूठे हो, डेफिनेशन आता है ना, आपको ज्ञान है, लेकिन आपको रिपीट करना है कि आपके आपके नेता के ऊपर कोई बोले तो आप सब एक साथ खड़े उठते हो, और राष्ट्रपिता के लिए कोई बोले, हिंदुत्व की डेफिनेशन बताना, जरा संधि विच्छेद बताना हिंदुत्व का। इनका भी देख लेते हैं प्रतिष्ठा जी का क्या है। पहले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा प्रतिष्ठा जी, समय कम है, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो चलिए समय के साथ साथ राजनीतिक मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन बस ये गुजारिश जरूर होगी कि बहुत चालाकी से झूठ बोलते हैं, कभी स्वच्छ और भारत का चश्मा पहन लेते हैं, कभी गांधी का नाम यूज कर लेते हैं, कभी चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, और अब उसकी अपनी एक रूपरेखा तय की है, वो ग्रास रूट तक लेके जाएंगे। अब ये मामला आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सियासी गलियारों में जरूर हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा चलता रहेगा, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा तमाम राजनीतिक दलों से, ये एक मुद्दा हो सकता है आप लोगों के लिए, जनता के बीच जाने का, लेकिन आज भी महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट की जो चीजें हैं सबसे बड़े मुद्दे और एवरग्रीन मुद्दे हैं, जिस पे आप लोग बहस करिए, चर्चा करिए, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जनता वह देखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।